आप कोई भी कुंडली उठाइए जिसके चंद्रमा से 12वें घर में शनि केतु या मंगल राहु है, तो बोलेगा मैंने को मेरी दादी ने पाला है, मेरे नानी ने पाला, या जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया, पापा बिल्कुल अलग चले गए और मम्मी ने पीछे से स्ट्रगल किया, मैं कभी इधर था, मैं कभी उधर था, राइट। और यही अगर बेनिफिक्स बैठे हों, ऐसे बच्चे, रंगोली जी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वो मेहनत करें और उनकी सही ग्रूमिंग हो तो वो कुल को तारने वाले बच्चे होते हैं, राइट। मतलब इनिशियल फ्रस्ट्रेशन के बाद गंड मूल वाला बच्चा, गंडांत में जन्म लेने वाला बच्चा ही महादेव का परम भक्त बनता है और वो हाईएस्ट लेवल पे अपनी परिवार को प्राउड फील करवा सकता है। नेम फेम जो उसके पूरे खानदान ने नहीं देखा होता, वो गंडमूल का बच्चा जो है वो अपने परिवार को देता है। राशियां जो हैं वो विष्णु जी की और जो ग्रह हैं ये ब्रह्मा जी की वाइब्रेशन है। तो भगवान शिव ने 9 नक्षत्र को क्रिएट किया, फिर एक माइक्रो सेकंड का पॉज लिया, जैसे एक इंसान सांस लेता है, वो जो माइक्रो सेकंड का पॉज जहाँ पे महादेव ने लिया, वहाँ पर गंडांत नक्षत्र पैदा हो गया, क्योंकि पूरी सृष्टि एक सेकंड के लिए रुक गई, माइक्रो सेकंड के लिए। इसलिए आप देखें जो भी गंडांत पॉइंट है वो 9 नक्षत्रों के बाद है, 9 फिर 9 फिर 9। नमस्ते एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आपके बच्चों के साथ आपका कर्म तो है ही, हमारे माता पिता के साथ कर्म है, इसीलिए इस जन्म में वो हमारे माता पिता बने, हम उनकी संतान बने। हम सब ने सुना है कि एक बच्चा एक घर में जन्म लेता है और उसके पेरेंट्स का सौभाग्य एक्टिवेट हो गया। लाइफ शायद इतनी अच्छी नहीं थी, पर उस बच्चे के केवल मात्र जन्म से ही जीवन बहुत अच्छा हो गया। वो बच्चा सौभाग्य आपके जीवन में लेकर आया। एट द सेम टाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ संतान ऐसी होती हैं जिनके जन्म से ही आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। आपकी कुंडली ये प्लेसमेंट्स कैसे बताती है? आज हमने कुछ बहुत अच्छे योगों की बात की है जो कि एक बहुत सौभाग्यशाली संतान को दर्शाती है, एट द सेम टाइम उस संतान को भी बताती है जिसके साथ आपका ऋणानुबंधन है। गणमूल नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं वो हैवी और इंटेंस कर्मा लेकर आते हैं। आज के मेरे गेस्ट ने मुझे बताया, तो अगर आप भी इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं तो आपका क्या कर्म है, क्या उनकी रेमेडी है, आज हमने ये बात की। एंड आई एम श्योर कि इतने इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए एक बहुत ही इंसाइटफुल गेस्ट आज मेरे साथ जुड़े हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन our most favorite नवनीत चित्कारा सर on Speaking Tree। सर, a very warm welcome on the show। Thank you। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ फिर से जुड़ी हूँ और एक बहुत ही सुंदर टॉपिक आज आपने मुझे बताया कि आज हम इस पर बात करेंगे। डेफिनेटली जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेरेंट्स हैं, जो एक चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उनका अभी बच्चे ने जन्म लिया है या वो अपने चाइल्ड से अपना कनेक्शन समझना चाहते हैं ज्योतिष के थ्रू, उन सभी के लिए आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, ऐसा कहते हैं ना कि एक बच्चे का जन्म हुआ, बेटी आई मेरे घर में, बेटा आया और मेरी लाइफ बदल गई। वो सोल आपके लाइफ में सौभाग्य लेकर आई जो अनएक्टिवेटेड था और उस बच्चे के आने से वो एक्टिवेट हो गया। एट द सेम टाइम कुछ के साथ इतना तगड़ा ऋणानुबंधन होता है कि उनके आते ही आपकी लाइफ इम्बैलेंस्ड हो जाती है। आज कुंडली के थ्रू हम यही जानेंगे कि कुंडली में कैसे पता लगेगा कि आपकी संतान आपके लिए सौभाग्य लेकर आई है, उसके साथ आपका ऋणानुबंधन है या नहीं। आपके थ्रू कहाँ से स्टार्ट करें, आप बताइए मुझे। बहुत ही पावरफुल टॉपिक है ये, और मुझे लगता है मैं किसी भी पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे पहली बार आपको वो सूत्र, वो कैलकुलेशन, वो योग जो है इस पूरे पॉडकास्ट में बताऊंगा कि देखिए, जब भी एक बच्चा घर पे जन्म लेता है वो ना आपके पूर्व जन्म का बहुत डीप कार्मिक संबंध होता है, तभी वो बच्चा घर पे आता है। ये बात 100% कई शास्त्रों में, कई ग्रंथों में, कई हमारे ऐसे क्लासिक स्तोत्र हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत डीपली लिखी गई हैं। अब देखिए, एक बच्चा जब घर में पैदा होता है
तो बहुत खुशी की लहर होती है। लेकिन कभी कभी वो बच्चा जिस दिन से पैदा होता है वो बीमार है, और फिर जब वो बड़ा हुआ तो वो नशों में आ गया, और फिर उसने घर का बिजनेस, घर में सभी मेंबर्स की सेहत, उनका मानसिक संतुलन सब खराब किया, और फिर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्टोरीज भी हमारे पास आती हैं। कहीं पर एक बच्चा एक ऑटो वाले के घर में पैदा होता है और वो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाता है। वो घर पे पूरा का पूरा सिनेरियो ही घर का बदल देता है। उसके साथ जितने भाई बहन, माता पिता, उनके रिश्तेदार, वो सब के लिए एक भगवान, एक फरिश्ते की तरह जो जन्म ले लेता है। ये सब आपका पूर्व जन्मों का लेन देन ही है। एक किताब है कर्म विपाक संहिता, उसमें एक स्टोरी है, और वो स्टोरी ये कहती है कि एक बिजनेसमैन था। पहले वो ब्राह्मण था, फिर वो बिजनेसमैन हो गया। मतलब जो आप थे, आपने उसको छोड़ के कोई और काम किया। ब्राह्मण का काम बिजनेस करना नहीं था। अब उसने किसी से कुछ $400 या 400 रुपए या 400 अशरफियाँ या 400 सोने के सिक्के लिए उधार में, और उसने उसको बिजनेस को यूज नहीं किया, उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया पैसा, और उस इंसान की मृत्यु हो गई उसके 400 सोने के सिक्के वापस किए बिना। अब आपका ये कर्म लिखा गया, तो आपके जीवन में वो इंसान जिसके आपने वो पैसे देने थे, वो आपकी संतान बन के भी पैदा हो सकता है। वो आएगा, वो अपना कार्मिक सेटलमेंट आपसे पैसा ले लेकर उजाड़ेगा, और वो ख़त्म करके जिस दिन आपका कार्मिक सेटलमेंट उनके साथ ख़त्म होगा, या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या वो आपको छोड़ के चला जाएगा, और उसके बाद आपका कोई संबंध नहीं होगा उसके साथ। तो जब भी आप सुख या दुख की अनुभूति अपनी औलाद, अपने संतान से करते हैं, तो उसके कार्मिक पैटर्न को हम बहुत आराम से कुंडली में देख सकते हैं कि ये बच्चा किस तरह का कार्मिक सेटलमेंट जो है वो लेकर आया है। तो मैं कुछ पॉजिटिव योग आपको पहले बताऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छा लगे, और कुछ नेगेटिव योगों के बारे में बात करेंगे, और कुछ उपायों के बारे में भी बात करेंगे, ताकि हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकें इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की। बिल्कुल, राइट। तो पहली बात, अब अगर आप बहुत बेसिक ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, तो संतान को पंचम भाव से देखा जाता है, 5th हाउस से, और 5th हाउस के जो स्वामी हैं वो सूर्य भगवान हैं, अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करें। और पंचम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति को जीव कारक ग्रह भी कहा गया है। एक फीमेल की कुंडली में पंचम और नवम भाव दोनों प्रेगनेंसी के लिए और संतान प्राप्ति के लिए देखे जाते हैं। पंचम भाव पहला बच्चा कंसेप्शन है, और वो 36 वीक्स तक जो एक कंडीशन रहेगी प्रेगनेंसी की, वो पंचम से पंचम नवम भाव में देखी जाती है। राइट। अब सूर्य और बृहस्पति ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है बच्चे की कुंडली के अंदर जिसका जन्म हुआ है, कि वो आपसे बहुत कुछ लेने आया है या आपको बहुत कुछ देने आया है। और ये पूरी स्टोरी 5th और 9th हाउस बता रहे थे। 5th हाउस का कारक ग्रह बृहस्पति, जो नवम का भी स्वामी होता है, और पंचम भाव का स्वामी, क्योंकि जीव कारक बृहस्पति है और आत्मा का कारक सूर्य है। तो इन दोनों का जो संबंध है कुंडली के अंदर, वो बताता है कि ये बच्चा आपके पूरे कुल को तार देगा। और जरूरी नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन हर एक की कुंडली में हो। मैं एक स्पेसिफिक उन राजयोगों की बात कर रहा हूं जो शास्त्रों में लिखे गए हैं। देखिए, जब भी बृहस्पति से अगले घर में सूर्य हो,
सूर्य शुड बी इन द नेक्स्ट हाउस ऑफ to बृहस्पति। Jupiter, हाँ, कहीं भी जुपिटर कहीं आपके चार्ट पर में भी हो, बैठो। किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और बिल्कुल उसके अगले घर में आपको सूर्य मिल गया, या एक ही घर के अंदर मान लीजिए बृहस्पति 10 डिग्री पे है और सूर्य आपको 15 डिग्री या 20 डिग्री पे मिल गया। ऐसे बच्चे जो हैं वो जीवन में आपको बहुत कुछ देने के लिए आए हैं। ओके, सूर्य बृहस्पति से आगे होना चाहिए। क्योंकि वो अपनी आत्मा को भी आपके नेम फेम के लिए दांव पे लगाएंगे, आपके सामने खड़े होकर आपको प्रोटेक्शन देंगे। वो पूरे आपका जो पूरा बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड का मतलब है कि आपका पूरा खानदान, वो उनसे आगे बढ़ के सूर्य की तरह चमकेंगे। जैसे उस बच्चे की आइडेंटिटी से आपके पेरेंट्स जो हैं वो जाने जाएंगे, राइट। और मान लीजिए आपके घर में एक बेटी पैदा हुई जिसके लगन में बृहस्पति है और दूसरे घर में सूर्य। जिस दिन वो आपके घर में आएगी आपको किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी जीवन के अंदर। ओके, घर की लक्ष्मी बन के यस, आएगी। ऑल्दो हम चार्ट को इन टोटलिटी भी देखते हैं ऑब्वियसली कि और भी बहुत से जो कॉम्बिनेशन है वो देखे जाते हैं, लेकिन ये एक वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है जो एक स्ट्रेट प्रेडिक्शन है कि ये बच्चा बहुत लकी है आपके लिए। लेकिन इसका अगर रिवर्स हो जाए, बृहस्पति से 12वें में सूर्य चला जाए, यानी कि एक घर पीछे बृहस्पति चला जाए, और यू सी बृहस्पति से सूर्य 12वें में चला जाए। वैसे भी सूर्य का 12वें घर में मरण कारक स्थान होता है काल पुरुष की कुंडली में। ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए, बेटा हो या बेटी हो, तो उसके जन्म के बाद फैमिली स्ट्रगल करती है और वो आपसे बहुत कुछ लेता है आपकी लाइफ में। मतलब उससे ऋणानुबंधन है। बिल्कुल, उसको आपको बहुत कुछ जो है उसके ऊपर खर्चा भी करना पड़ेगा। उसका जो संबंध है आपके साथ वो लेने का है। तो ये तो एक पहला कॉम्बिनेशन बना। दूसरा कॉम्बिनेशन आपको बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, और जितने भी व्यूअर्स हैं ये कॉम्बिनेशन आप पूछेंगे कमेंट में कि आप किसकी कुंडली में देख रहे हैं। हम बच्चे की कुंडली में देख रहे हैं, हम माँ बाप की कुंडली को नहीं देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट द चाइल्ड्स चार्ट। चंद्रमा जहां पर भी बैठा हो, चंद्रमा से 12वें घर में अगर मेलेफिक्स बैठे हैं, नेचुरल मेलेफिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मंगल है, शनि है, केतु है, मंगल केतु का योग आ गया, शनि केतु का योग आ गया, या राहु आके बैठ गए, राहु मंगल आके बैठ गए, या केतु के साथ जो है शनि या सूर्य आके बैठ गए। जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसके परिवार के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, या तो वो पूरी बनी बनाई जॉइंट फैमिली अलग हो जाएगी, या आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। आप इतने सालों से रह रहे थे लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए, या ट्रांसफ़र हो गई, या बिजनेस खराब हो गया, आपको नई जगह पे जाके रहना पड़ा, या घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसमें कि आपका लालन पालन जो है आपकी दादी ने, नानी ने किया। अगर बच्चे के चंद्रमा से बिल्कुल पिछले 12वें घर में मेलेफिक्स बैठे हो, ये बच्चा लिखवा कर वो लिखवा के लाया कि उसके परिवार के सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं होंगे। आप कोई भी कुंडली उठाइए जिसके चंद्रमा से 12वें घर में शनि केतु या मंगल राहु है, तो बोलेगा मेरे को मेरी दादी ने पाला है, मेरे नानी ने पाला, या जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया, पापा बिल्कुल अलग चले गए और मम्मी ने पीछे से स्ट्रगल किया, मैं कभी इधर था, मैं कभी उधर था, राइट। और यही अगर बेनिफिक्स बैठे हों, चंद्रमा से बिल्कुल 12वें बृहस्पति बैठे हों, उच्च के बैठे हों, राइट, या आपके शुक्र बैठे हों, चंद्र शुक्र बृहस्पति बैठे हों, तो जैसे ही बच्चे का जन्म होगा परिवार के अंदर खुशहाली बढ़ेगी। बहुत सारी चीजें देखिए, जो आपका बिल्कुल पिछला भाव है ना चंद्रमा से, वो आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस को रिप्रेजेंट करता है, और वहां पर मेलेफिक्स का बैठना आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस को खराब कर देता है। अब हमारे पास एक केस आया, उसमें कहते हैं कि सर हमारा ना 2 भाइयों का बहुत झगड़ा चल रहा है। मैंने दोनों भाइयों की कुंडली देखी, उसमें कोई इतना योग नहीं था कि ये बहुत झगड़ा हो या सेपरेशन पे बात आ जाए। तो
मैंने उनको, हमारे पास कई प्रश्न पद्धतियाँ होती, मैंने एक प्रश्न कुंडली लगाई और प्रश्न के षष्टियांश D60 चार्ट से मुझे पता लगा कि इनके घर में कोई संतान की प्राप्ति हुई होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में संतान हुई है? कहते बिल्कुल हुई है। मैंने कहा मुझे उनका बर्थ डिटेल दीजिए। जब मैंने उनकी कुंडली बनाई तो उस बच्चे के चंद्रमा से 12वें घर में मंगल राहु का अंगारक योग बनना हुआ। तो मैंने कहा कि इस बच्चे के पैदा होते ही आप दोनों भाइयों में काफ़ी खटास पैदा हो गई। उन्होंने कहा बिल्कुल, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन शाम से ही हमारा अपने भाई के साथ झगड़ा और कला कलेश चल रहा है और आज हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि आप सेपरेट हो जाइए। तो क्या हमें सेपरेट होना चाहिए या रहना चाहिए? तो मैंने उनको कहा कि जब तक ये बच्चा आपके साथ है आप रह नहीं पाएंगे, आपको सेपरेट ही हो जाना चाहिए, जिससे कि आपके रिश्ते बच जाएंगे, आपका फर्दर झगड़ा नहीं होगा, दो भाइयों के बीच में एक रिलेशन बना रहेगा, लेकिन आप अलग अलग घरों में होंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो उन्होंने वो किया और उन्होंने देखा कि उनका लाइफ जो है वो इम्प्रूव होने लग गया जी। तो ये पिछले जन्म के कार्मिक संबंध जो हैं वो आपके चंद्रमा से 12वें में नजर आते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके चंद्रमा के साथ सूर्य आ जाए, बहुत क्लोजली कंजंक्ट हो, 1-2 डिग्री 4 डिग्री में, यानी कि उस बच्चे का अमावस्या के आसपास का जन्म है। अमावस्या में सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2 आती हैं। पहली प्रॉब्लम, अगर पत्नी और पति की, जो उसके माँ बाप हैं बच्चे के, उनकी कुंडलियों में विवाहिक जीवन का सुख ना हो या विवाहिक जीवन के सुख की कमी हो, तो इस बच्चे के जन्म लेते ही वो सेपरेट हो जाते हैं। वो डिवोर्स और सेपरेशन का कारक बन जाते हैं, अमावस्या योग। क्योंकि सूर्य इतना बलवान हो जाता है कि वहाँ चंद्रमा की प्रेजेंस ही नहीं रहती अमावस्या पे, राइट? या जब भी अमावस्या होगी या पूर्णिमा होगी और कोई भी राहु केतु का एक्सेस बना, तो उस सिचुएशन में ग्रहण लगता है जी, राइट? तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर अमावस्या योग बहुत स्ट्रांग बनता है और पेरेंट्स की जो कुंडली है वो विवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है, तो 100% उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, उनमें लड़ाई झगड़ा बच्चे के जन्म के बाद जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर ना हो तो, सेपरेशन ना हो पेरेंट्स में, तो कला कलेश रहेगा। या उनके जो पिताजी हैं वो किसी कार्यवर्ष जो है वो किसी डेपुटेशन पे या मदर को छोड़ के किसी फॉरेन कंट्री में चले गए और दुबई चले गए, वहाँ कमाने लग गए। या उनका ट्रांसफ़र जो है, मान लीजिए दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं और एक का ट्रांसफ़र मुंबई में है और दूसरे का हैदराबाद में हो गया या पंजाब में हो गया, तो किसी ना किसी तरह की सेपरेशन वो आ जाएगी। अगर मैरिड लाइफ के बेसिस पे नहीं आई तो प्रोफेशनल लाइफ के बेसिस पे आ जाएगी। तो मतलब अमावस्या का जिस भी बच्चे का बर्थ है वो किसी ना किसी फॉर्म में पेरेंट्स के बीच में सेपरेशन डेफिनेटली, चाहे वो मेंटल सेपरेशन आए, चाहे वो साइकोलॉजिकल, एक ही घर में रह रहे हैं, देखेंगे कि मनमुटाव हुआ, या दोनों एक ही छत के नीचे अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिसका जो प्रॉब्लम है बच्चे के मानसिक डेवलपमेंट पे भी आता है। आप अमावस्या लोग देखिए, आप उनसे बात करिए, वो कहेंगे कि हमने बचपन में ना अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी देखी है कि हम डर गए हैं, हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस की कमी है, या मेरा माइंड रेस्ट नहीं करता है। 24/7 अमावस्या योग के जो लोग हैं वो सोचते रहेंगे कि ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस। कभी कभी OCD के पेशेंट्स जो हैं उनका नवमांश में अमावस्या योग बना होता है, लगन कुंडली में अमावस्या योग बना होता है, क्योंकि उनके मन की, उनके माता की फीलिंग्स की प्रेजेंस नहीं है वहाँ पर। और अगर ये अमावस्या योग है और आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे रह रहे हैं, तो उसका मतलब है कि बृहस्पति या कोई भी आपकी कुंडली का बेनिफिक ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट या रिलेशनशिप बना रहा है आपके अमावस्या योग के साथ, को संभाल लिया है। लेकिन 90% अमावस्या योग OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मेंटल ट्रॉमा, टेंशन, एंजाइटी, प्लस माँ बाप के बीच में मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल सेपरेशन का कारक बनता है। सर, क्या पास्ट लाइफ कर्मा होगा कि अमावस्या की जो संतान है वो ऐसा सेपरेशन लेकर आती है? देखिए, पास्ट लाइफ कर्मा में जब आप कर्म विपाक संहिता में जाते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज हैं।
जिसमें से मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी जो है बताना चाहूँगा कि जैसे एक ब्राह्मण था और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत अच्छा रह रहा था। उस ब्राह्मण के पास एक व्यापारी आया। उस व्यापारी ने बिजनेस किया, उसके साथ काम किया और उस ब्राह्मण का एक बेटी थी। उस जो व्यापारी की बेटी के साथ और ब्राह्मण का आपस में अफेयर हो गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप 25, 30, 35 साल के हैं और आपका 20, 22 साल की लड़की से अफेयर हो गया। आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, फिर भी कोई पसंद आ गया। आपने क्या किया, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर उसके साथ रहना शुरू कर दिया। और वो जो व्यापारी था, उसका इस दुख में कि मेरी एक 20-22 साल की जो बेटी है वो एक 35-36 साल के मैरिड इंसान के साथ रह रही है और उसने अपने बच्चे भी छोड़ दिए हैं, इवेंचुअली दैट पर्सन पास्ट अवे, उसकी डेथ हो गई उस शॉक में, उस दुख में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और उसका जितना पैसा था वो सारा का सारा पैसा जो है उस ब्राह्मण ने उस बेटी के थ्रू वो भी यूज किया और उस बेटी के साथ भी रहा और अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। ऑब्वियसली अगर उसकी वो बेटी थी तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी उसको मिलनी थी। अगर ओनली चाइल्ड अगर हम लेके चलें तो अब अगले जन्म में ना वो जो फादर है वो आपकी संतान बन के आएगा और जिस दिन आपकी घर पे जन्म लेगा ना, आपकी पत्नी और आपको सेपरेट करेगा वो। आप समझ रहे हैं, आपने उसकी बेटी को लिया, उसके पूरा धन संपत्ति आप ले गए, राइट? तो आपकी जो पत्नी है वो सारा धन संपत्ति लेके आपको, ऐसे लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमारा बच्चा पैदा हुआ है, पता नहीं मेरी वाइफ को क्या हुआ उसके बाद कि अचानक से हमारे बीच में इतने झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब डिवोर्स पे नौबत आ चुकी है। तो मैं उन दोनों की कुंडलियों के साथ साथ बच्चे की कुंडली का देखता हूँ कि कोई कर्म ऐसा तो नहीं है। और फिर इसके उपाय भी महादेव बताते हैं कर्म विपाक संहिता में कि आप ये करो, ब्राह्मण के साथ आप इतना दान कर दो, किसी बेटी की मदद कर दो, या गाय का दान कर दो, या मंत्र का जाप कर दो, तो वहां पर चीजें बेटर होती हैं। लेकिन ये कार्मिक संबंध इतने पावरफुल होते हैं पिछले जन्म के कि इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ बर्थ, विद इन 1 डे, आप ये देखेंगे कि किसी बच्चे का जन्म हुआ और पिताजी बहुत खुश थे और वो मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने गए, वापस पे आते हुए एक्सीडेंट हुआ और खत्म हो गए, राइट? सेम डे ऑफ द बर्थ पिता की डेथ, राइट? आप ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं अपने जीवन में। ये वही योग हैं कुंडली में जो आप, और अगर आप उनका कर्म विपाक संहिता से आप उनका प्रारब्ध निकालो तो एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर आपके सामने आ जाएगी। आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में ना आपकी हर बात काटने के लिए पैदा हुए हैं। आप उनको कुछ भी बोलो, बिजनेस करने को बोलो, शादी करने को बोलो, पढ़ाई करने को बोलो, नहीं मानते, वो नहीं मानते हैं। वो बहुत जिद्दी बच्चे होते हैं। आप देखेंगे, आप अपनी कुंडली निकालिए और उनकी कुंडली निकालिए, उनका लगन देखिए। अगर वो लगन द्विद्वादश है, 2-12, यानी कि मान लो मेरा मेष लगन है और मेरे बच्चे का वृषभ लगन है, या मेरे बच्चे का पाइसेस लगन है, तो मेरे साथ उसके लगन का 2-12 का संबंध हो गया। ऐसे बच्चे जो हैं वो आपका पैसा खर्चा करना, इन्वेस्ट करना और आपकी बात को काटना, किसी भी बात को नहीं मानना। सीधी सी बात आपकी उनके साथ बनने नहीं वाली है। छोटी छोटी बातों पे वो आपकी लिए ऐसी सिचुएशंस पैदा करेंगे जिससे आपको लॉसेस होंगे। इसी प्रकार अगर आपके बच्चे का और आपका लगन 9-5 रिलेशनशिप में है, 9 पंचम, मान लीजिए कि आपके बच्चे का जो लगन है वो मेष है और आपका सिंह लगन है, या आपका धनु लगन है, उसका जो है सिंह लगन है, तो आपका कॉम्बिनेशन 9-5 हो गया, है ना? तो उसमें क्या होगा, आपके और उसके बीच में बहुत ट्रेडिशनल गैप होगा। वो आपको बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल समझने वाला है। मतलब ये वो बच्चे हैं जो आपको धमकी देते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में इंटरफियरेंस करोगे तो वो पुलिस को बुला लेंगे, राइट? आप कभी भी अमेरिका कनाडा में ना आप यह शोध करना जिसमें आप बच्चों की और माँ बाप की कुंडली देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम जो बच्चे एक बहुत इंडिपेंडेंस और बहुत प्रिवेसी चाहते हैं अपनी लाइफ में,
उनका लगन उनके माँ बाप के साथ 9-5 कंडीशन में होगा, क्योंकि वो एक ट्रेडिशन गैप है। 9th आपका बिल्कुल पास्ट है और पंचम भाव आपका बिल्कुल प्रेजेंट है, तो उसके बीच में इतने सारे घरों की जर्नी है, तो वो कॉप अप नहीं हो पाता है। इसी प्रकार अगर आपका और आपके बच्चे का शटाष्टक लगन हो गया 6:8, तो वो बच्चा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल सिचुएशंस पैदा करेगा। ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं है। वो कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे सामने आएंगे आउट ऑफ द सरप्राइज। जैसे हमारे एक स्कूल था, हमें कंप्लेंट मिली कि हमारा बच्चा जो है वैसे तो पढ़ने में ठीक है, लेकिन उसने क्लास में पटाखे चला दिए, तो जिसकी वजह से उसको स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। माँ बाप को भी बुलाया गया, माँ बाप की भी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई कि आपने क्या संस्कार दिए हैं कि एक बच्चा इस तरह से कर रहा है। तो वो घर आए तो उनका आपस में, बच्चे को भी उन्होंने डांटा, थोड़ा चाइल्ड काउंसलिंग की तरफ चल पड़े। फिर उसने कोई एक और सरप्राइज़ दिया, किसी का पूरा बैग ऊपर से नीचे फेंक दिया। तो ऐसे बच्चे जो आपकी जगह जगह पर बेइज्जती करवा रहे हों या आपका कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हों, या उनकी वजह से किसी की गाड़ी लेके चले गए, एक्सीडेंट कर दिया, पिताजी जेल भुगत रहे हैं, या पिताजी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि एक नाबालिग बच्चा जब गाड़ी का एक्सीडेंट करता है तो उसके पिता को पकड़ा जाता है। तो वो जो संबंध होता है वो 6-8 का संबंध होता है पिता या माता के साथ, 6:8। अब मान लीजिए माता या पिता के साथ में से दोनों में से एक संबंध अच्छा है, एक खराब है, राइट? तो वो मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और अच्छे रिजल्ट होते हैं 3-11 जो है उनका संबंध है, पराक्रम बढ़ा देगा बच्चा, गेन्स बढ़ा देगा। अगर उनका 4-10 का संबंध है तो प्रोफेशनल लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी फादर की, और वो फादर के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकता है बड़ा होके। तो इस तरह के जो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं, राइट, 3-11 का संबंध है, 4-10 का संबंध है, 1-7 का संबंध है, 1-7 भी बहुत अच्छा संबंध माना जाता है। ऐसे बच्चे अपने माँ बाप के साथ एक पार्टनरशिप की तरह काम करने लग जाते हैं, राइट? तो बहुत बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं। तो आप सबसे पहले बृहस्पति से देखिए, सूर्य आगे है या पीछे, हाँ। चंद्रमा से देखिए 12वां घर कैसे, क्रूर ग्रह है तो फैमिली के सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं होंगे। फिर हमने बात की लगन मैत्री की, इंटेलिजेंस की मैत्री की। फिर इसमें एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रंगोली जी आता है, वो है नवतारा सिस्टम का। नवतारा सिस्टम ये है कि 9 कैटेगरीज में जो है हमारे सारे जो नक्षत्र हैं वो बांटे गए हैं। जैसे पहला जो है जन्म नक्षत्र है, दूसरा संपत है, तीसरा विपत है, चौथा क्षेमा है, पंचम जो है वो प्रत्यक है, छठा जो है साधक है, फिर वेधा या वध करने वाला है, फिर मित्र और अति मित्र। ये 9 कैटेगरीज में नक्षत्र बांटे गए हैं। अब आपके जन्म नक्षत्र से आपके बच्चे का जन्म नक्षत्र काउंटिंग में तीसरा, 5वां और 7वां नहीं होना चाहिए। 3rd, 5th और 7th नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका जन्म नक्षत्र अनुराधा है, हाँ, अनुराधा का अगला नक्षत्र कौन सा हुआ? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के बाद अगला हुआ मूला, है ना? तो अगर आपका अनुराधा है और आपके घर में मूल नक्षत्र का बच्चा पैदा हो गया, तो वो टेक्निकली विपत्ति लेकर आता है, वो विपत है, राइट? इसीलिए अगर आपका दूसरे, चौथे या 9वें नक्षत्र में बच्चा पैदा हो जाए, यानी कि संपत नक्षत्र में या क्षेमा नक्षत्र में या अति मित्र नक्षत्र की कैटेगरी में बच्चा पैदा हो जाए, वो सुपर्ब होता है। वो आपके साथ बहुत पॉजिटिव कार्मिक संबंध लेकर आया है, वेरी वेरी पॉजिटिव। तो अगर तीसरे नक्षत्र में आ गया या पंचम में आ गया, आपके नक्षत्र से उंगलियों पे गिनी है कि मेरा ये नक्षत्र है, इससे आगे 5वां नक्षत्र कौन सा है, उसमें बच्चा पैदा, तो उस कैटेगरी में 3 नक्षत्र आ जाएंगे, पंचम कैटेगरी में भी। तो वो जो नक्षत्र हैं, जितने भी विपत नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे हैं, या वेध नक्षत्र में जो वध करने वाला नक्षत्र है, या प्रत्यारी नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे हैं, उनका कर्मा और आपका कर्मा अलाइंड नहीं होता है। वो आपके लिए नुकसान करने के लिए, कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लेने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है आपके साथ। तो ये तो नक्षत्रों का
जो रोल है आ गया, कार्मिक पैटर्न हो गया। हम्म, इसके बाद जो बच्चे गंडांत नक्षत्र में पैदा होते हैं, जिनको हम गंडमूल के बच्चे भी कहते हैं, बहुत इंटेंस नक्षत्र सर ने बोला बहुत, जाता है ना। और जी। जितना मैंने सुना है कि ये नक्षत्र में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है वो 1 साल के अंदर आप पूजा करवा लीजिए, वरना ये बहुत हैवी कार्मिक देखिए, होगा जी आपके जी लिए। जी, ऐसा क्यों देखिए कहा जाता है? जहाँ पर कि 1 साल की बात कही गई है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। आइडली पूजा पहले 27 या पहले 45 दिन में हो जानी चाहिए, राइट। इसमें 27 मंदिरों का जल और मिट्टी को यूज़ किया जाता है। अब ये बहुत इंटेंस इसलिए होता है क्योंकि गंडांत ना एक कुंडली के अंदर एक माउंट एवरेस्ट की तरह होता है, जी। राइट। आपको पूरा माउंट एवरेस्ट को चढ़कर फिर उतरना है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। गंडांत नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर एक नेचुरल फ्रस्ट्रेशन होती है, उनकी सोल के अंदर एक नेचुरल फ्रस्ट्रेशन होती है। किस प्रकार की? राइट, क्योंकि आप देखिए ना कि मैं आपको बोलूं कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो एक सीधा रास्ता नज़र आता हो तो आप बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन मैं बोलूं कि यहाँ से यहाँ जाना, लेकिन इसके बीच में इतना बड़ा पहाड़ है, उसको पैदल चढ़ो फिर उतरो फिर वहाँ पर आप पहुँचो, तो आप इनिशियली उस स्टार्टिंग पॉइंट में ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। डांस इज लाइक दैट ऑब्स्टेकल, दैट ट्रैफिक जैम जो आपको जीवन में मिलता है। मतलब उस सोल ने जो जर्नी डिसाइड की उसमें ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, इसीलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। इसलिए उनको 27 जगह का जल, धरती, सारे तत्वों से वहाँ पूजा पाठ किया जाता है, शांति की जाती है, जिसके बाद बच्चा जो है थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है। और ऐसे बच्चे, रंगोली जी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वो मेहनत करें और उनकी सही ग्रूमिंग हो तो वो कुल को तारने वाले बच्चे होते हैं, राइट। मतलब इनिशियल फ्रस्ट्रेशन के बाद गंडमूल वाला बच्चा, गंडांत में जन्म लेने वाला बच्चा ही महादेव का परम भक्त बनता है और वो हाईएस्ट लेवल पे अपनी परिवार को प्राउड फील करवा सकता है। नेम फेम जो उसके पूरे खानदान ने नहीं देखा होता, वो गंडमूल का बच्चा जो है वो अपने परिवार को देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर गंडमूल का बच्चा पैदा हो गया तो उसको नेगेटिव मत लीजिए। उसके इनिशियल ईयर्स विल बी वेरी स्लो, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग लाइक अ माउंट एवरेस्ट, लेकिन जैसे ही वो बच्चा रफ्तार पकड़ेगा उसकी रफ्तार जो है वो अनबिलीवेबल रफ्तार होगी। तो ये एक पॉजिटिविटी भी है, लेकिन गंडमूल की पूजा करवाना विधि विधान से हमारे शास्त्रों में लिखा और अवश्य जो है उसकी करवानी सर, हमने चाहिए। नाम नहीं डिस्कस किए कौन कौन से ये नक्षत्र हैं, so that people तो देखिए जितने भी बुध और केतु के नक्षत्र हैं वो गंडांत नक्षत्र में आते हैं। जैसे अगर सबसे पहले मेष राशि में देखें तो बिल्कुल पिछला रेवती नक्षत्र और अश्विनी, ये दोनों गंडांत नक्षत्र हैं। और इसमें जो लास्ट की रेवती की 2 पदाएं और अश्विनी की जो पहली 2 चरण हैं ये काफी सिवियर गंडांत माना जाता है। इसी प्रकार जब हम पंचम भाव में आते हैं तो फिर से आपको बुध और केतु का जो है कॉम्बिनेशन मिलेगा, जल तत्व से अग्नि तत्व की तरफ जाते हुए, राइट। सो जल से अग्नि की तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है इमोशंस की एक प्यूरिफिकेशन में, उसके जंक्शन पे जो नक्षत्र आते हैं वो गंडांत हैं, जैसे आश्लेषा और मघा, राइट। इसी प्रकार यहाँ जाएं तो जल और अग्नि जो है उसमें जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो 8 का एंड है और 9 की जो है बिगिनिंग है। तो 8 का एंड और 9 की बिगिनिंग के अंदर जो आपको नक्षत्र मिलते हैं वो ज्येष्ठा और मूला है। तो 6 नक्षत्र मैं आपको बता दूं, रेवती, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और जो है मूला। ये 6 नक्षत्र जो हैं बुध और केतु के ये गंडांत नक्षत्र माने जाते हैं। इसमें अगर बच्चे का चंद्रमा आ जाए तो उसे हम गंडमूल की जो है बच्चा मानते हैं। सर क्या ये मतलब स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं? ये हैवी कार्मिक तो है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो ये सोल मतलब बहुत इंटेंस कर्मा लेकर आती है। बहुत इंटेंस और बहुत पावरफुल कर्मा लेकर आती है। ऐसे बच्चों की ग्रूमिंग अगर आप प्रॉपर वे से करो, उनकी सेहत का ध्यान दो। देखिए मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रंगोली जी एक बात ऑब्जर्व की है, जितने भी लोग अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर महादशा में बहुत ज़्यादा सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या जिस घर में उनके काल पुरुष की कुंडली में बॉडी पार्ट जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए पेट में है तो जैसे पंचम भाव है या छठा भाव है, या रेक्टम एरिया है तो अष्टम भाव है, आप देखेंगे
उस घरों में या तो गंडांत में महादशा नाथ का ट्रांजिट हो रहा होगा या प्रोमिनेंट प्लैनेट्स गंडांता में बैठे होंगे। तो गंडांता हेल्थ को भी बहुत खराब करता है, आपके मन में फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। तो ऐसे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है कि उनके ग्रूमिंग, अच्छा स्कूल, अच्छी डाइट, उसकी हेल्थ, उनके मेडिकल चेकअप्स, उनकी वैक्सीनेशंस, वो सब बहुत बढ़िया तरीके से प्लान किया जाए। आप इन बच्चों के पहले 17-18 साल की जिंदगी में कोई भी लागर्जी नहीं कर सकते एज ए पेरेंट। यू हैव टू बी ध्यान। और अगर ये बच्चे सही तरीके से ग्रूम्ड हो गए और आपने इनको शिवा कॉन्शियस कर दिया। हाँ, मैं वो पूछने वाली थी, आपने महादेव का नाम डेफिनेटली लिया था कि ये महादेव के परम भक्त बनते हैं। देखिए, आपको मैं महादेव को गंडांत के साथ कैसे जोड़ते हैं, जितने भी नक्षत्र हैं वो महादेव की क्रिएशन है, राशियां विष्णु जी की क्रिएशन है और ग्रह ब्रह्मा जी की। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश, ग्रह, राशियां और नक्षत्र, उनका ऑर्डर भी उसी तरह से है। इसलिए जिस भी ग्रंथ में नक्षत्रों की बात होगी तो उसमें शिव जी की कॉन्वर्सेशन जरूर आएगी, क्योंकि कर्म विपाक संहिता में भी एक एक नक्षत्र के जितने भी कर्म हैं उनके पीछे जो रिजल्ट हैं वो स्टोरी फॉर्म में भगवान शिव माँ पार्वती जी को बता रहे हैं। सो 108 स्टोरियां उन्होंने बताई, और वो 108 स्टोरीज की जो उनकी कर्म और विपाक मीन्स उनके रिजल्ट और उनका निवारण कैसे होगा, वो भी महादेव ने माँ पार्वती जी को बताया है उसके अंदर। तो जब महादेव ओम का जप करके नक्षत्रों की क्रिएशन कर रहे थे तो उन्होंने 9 नक्षत्रों की क्रिएशन की। जितने भी ये राशियां हैं ये साउंड और वाइब्रेशन से पैदा हुई हैं। और नक्षत्र महादेव की वाइब्रेशन और साउंड है, राशियां जो हैं वो विष्णु जी की, और जो ग्रह हैं ये ब्रह्मा जी की वाइब्रेशन है। तो भगवान शिव ने 9 नक्षत्र को क्रिएट किया, फिर एक माइक्रो सेकंड का पॉज लिया, जैसे एक इंसान सांस लेता है। वो जो माइक्रो सेकंड का पॉज जहाँ पे महादेव ने लिया, वहाँ पर गंडांत नक्षत्र पैदा हो गया, क्योंकि पूरी सृष्टि एक सेकंड के लिए रुक गई, माइक्रो सेकंड के लिए। इसलिए आप देखें जो भी गंडांत पॉइंट है वो 9 नक्षत्रों के बाद है, 9 फिर 9 फिर 9। जैसे 1 to 9 अश्लेषा, आगे अगले 9 जो है मघा से ज्येष्ठा, फिर आगे जो 9 है वो आगे ज्येष्ठा से रेवती, 9। तो हर 9 नक्षत्र के बाद जो माइक्रो सेकंड का पॉज था महादेव का, उन्होंने नक्षत्रों की उत्पत्ति की और गंडांत नक्षत्रों की उत्पत्ति की। और इसलिए अगर कोई भी बच्चा आपके घर में है, उसको बचपन से महादेव के शिवलिंग पे जल चढ़ाना एक बहुत पावरफुल रेमेडी देता हूँ। जैसे ही गंडांत नक्षत्र में बच्चा पैदा हो और घर में सूतक या पातक, सूतक लगता है, खत्म हो, तो आप क्या सूतक पातक जो भी आप करते हैं, 40 डेज का, कोई 45 डेज का सोचता है या 27 डेज का, कोई भी ये लोग करते हैं कि जन्म के बाद हमें इतनी देर पवित्रता नहीं है या हमें एक हवन करवाना है कुछ दिनों बाद और फिर शुद्धि करेंगे हम घर की। तो जब आप बच्चे के जन्म के बाद हवन करवाएं या कोई पॉजिटिव चीज़ घर में करवाएं, उस दिन आप घर पे एक अंगूठे के साइज का सफाटिक का शिवलिंग घर पे आप रख लें आके। और छोटे बच्चा जैसे अपने पाँव पे बड़ा हो, चलने लगे, तो उसको उस शिवलिंग पे जल चढ़ाना। उससे पहले उसके माँ बाप तो उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो एक महादेव का एक अटूट भगत बन जाए, कनेक्टेड रहे। तो वो गंडांता जन्म जो है आपका एक सफल जन्म माना जाएगा। आप इस लेवल पे पहुंचेंगे जिस लेवल पे कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो इसलिए ये डरने की या घबराने की इसमें कोई भी बात नहीं है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं रंगोली जी जिनका वो आपका इंटेलिजेंस तो आपके साथ मैच करता है, वो मेहनत भी करते हैं, वो आपको दे भी रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता आपके साथ मैच नहीं कर रही है, मेंटल लेवल मैच नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत ऑर्थोडॉक्स समझ रहे हैं। ऐसे बच्चों का चंद्रमा का आपके साथ संबंध द्विद्वादश, षटाष्टक या नवपंचम होता है। जो मैंने लगन का संबंध बताया जी। आप अगर बच्चे की मेंटालिटी है वो आपकी मेंटालिटी से मैच नहीं कर रही है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें कि हर बात पे बच्चा आपसे नाराज हो जाता है बड़ा अच्छा, हमारे
पास माँ बाप आते हैं, बोलते हैं नवनीत जी ये बच्चा हमारा इतना अच्छा है, इतना मेहनती है, इतने हाईएस्ट लेवल जो है हर जगह अचीव करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये हमारी बात नहीं मानता है, राइट। ये कुछ और सोचता है और हम कुछ और सोचते हैं, हमें पता ही सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का चंद्रमा 6, 8, 2, 12, 9 पंचम में चंद्रमा की स्थिति होती है आपकी कुंडली के साथ। इसके लिए एक चमत्कारी उपाय है कि अगर बच्चे आपकी बात नहीं जो है सुन रहे, ऑल्दो वो बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे बच्चों के माँ बाप को पूर्णिमा का व्रत एक साथ मिलके करना चाहिए और घर पर सत्यनारायण जी की कथा करनी चाहिए और भगवान विष्णु जी को जो है हलवे या चूरमे का प्रसाद आप ऑफर करें और उस रात को आप खीर बनाएं और उस खीर को चंद्रमा की जो है रेज उसके ऊपर आने दें और वो खीर आप पूरे परिवार को अगले दिन खिलाएं। ये उपाय करने से 1 साल के अंदर, या शास्त्रों में लिखा है 32 पूर्णिमा, 32 पूर्णिमा, अगर आपने ये सफल किया इस चीज़ को, तो आपकी औलाद जो है वो आपकी बात मानने लगती है, सुनने लगती है, या मेलो डाउन हो जाती है, या आपके थॉट्स को रिस्पेक्ट करने लगती है। मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के अंदर आ जाती है। सर, आपने ये जो गणमूल नक्षत्र की बात की है, बहुत से लोग जो ज्योतिष में बिलीव करते ही नहीं है, उन्हें शायद पता ही नहीं है कि उनका बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ है और वो शायद कभी पूजा नहीं करवाते। फिर कुछ समय बाद जब लाइफ में बहुत स्ट्रगल आ रही है, किसी ज्योतिष के पास गए, उन्होंने कहा ये बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब जन्म होते ही पूजा नहीं करवाई तो फिर उसका सल्यूशन क्या होगा? देखिए उसके 2 चीज़ें हैं। आपको ये देखना होगा कि जो गंडांत है वो बनता कहाँ पर है। वो जल राशि से अग्नि राशि की तरफ जा रहा है। इसमें 2-3 उपाय हैं। एक तो आप ज्योतिर्लिंग पे जाएं, जो भी बच्चे का ज्योतिर्लिंग है उसे वहाँ लेकर जाएं। दूसरा, कर्क जो राशि है या जल राशि है वो मासिस के साथ डील करती है। ऐसे में आपको मासेस यानी कि जो लोग हैं, गरीब लोग हैं या ब्राह्मण हैं, उनको बहुत सारा दान करना चाहिए, राइट। कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जब तिथि प्रवेश हो या बर्थडे हो बच्चे का, तो आप ब्राह्मणों को, गरीब लोगों को खाना बांटना शुरू करें। प्लस गायत्री मंत्र के हवन। तो आप एक संकल्प लें कि अगले 3 साल तक या 36 महीने तक हर महीने जन्म नक्षत्र वाले दिन जो है घर पर गायत्री मंत्र का प्रॉपर हवन किया जाए, ब्राह्मण को बुलाकर 1008 आहुतियाँ गायत्री मंत्र की दी जाएं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है आपका ये जो आपने जन्म के समय गंडमूल की पूजा नहीं करवाई, उसका इफेक्ट कम होने लगता है। वंडरफुल। आई एम श्योर सर कि बहुत ही यूनिक आज का ये डिस्कशन था। इस तरीके से हमने कभी बात की ही नहीं कि कैसे वो बच्चा आपके जीवन में उस सौभाग्य को लेकर आएगा, कैसे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो सफरिंग आ रही है, वो कहीं ना कहीं पिछले जन्मों की हैं। और जो नक्षत्र की हमने बात की, कर्म विपाक संहिता की आपने बात की, रेमेडीज़ की बात की, आई एम श्योर कि आप अपने बच्चे के लिए इन रेमेडीज़ को करेंगे और इस पॉडकास्ट का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे। सो एज ऑलवेज इट वाज अ वंडरफुल एंड इंसाइटफुल डिस्कशन विद यू सर। थैंक यू सो मच। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या आपने अपने चार्ट में ये प्लेसमेंट्स मैच किए? आपका बच्चा आपकी लाइफ में क्या लेकर आया है? क्या आप अपने माता पिता के लिए क्या लेकर आए हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप भी इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं जो इंटेंस हैवी कर्मा लेकर आ रहे हैं, तो आप भी उनकी रेमेडीज़ को ज़रूर कीजिए जो कि आज सर ने हमारे साथ शेयर की हैं। क्या आपको महादेव से वो कनेक्शन फील होता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आने वाले पॉडकास्ट में मैं और सर के साथ ऐसे कौन से टॉपिक्स पर बात करूँ, मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।